नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स के ऊपर। तो आइए रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर बात करते हैं, अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कि किस प्रकार से अल्फ़ा रेज का जो है गोल्ड फॉइल पर उन्होंने डाला और उसके बाद उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हुए उस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए कुछ रिजल्ट निकाले। उन रिजल्ट के बेसिस पर उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को अपना मॉडल प्रिस्क्राइब किया। मॉडल के फीचर्स क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। मॉडल में उन्होंने क्या क्या बातें की। इस मॉडल में उन्होंने कहा कि पॉजिटिव न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं, न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस है एक पॉजिटिव, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। उनका मॉडल ये था कि ये है न्यूक्लियस और इसके बाहर डिफाइंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे। इनके मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से काफ़ी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे एक डिफाइंड ऑर्बिट में और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा आपके पास। इसके अलावा उन्होंने बात की इस न्यूक्लियस के डायमीटर की, न्यूक्लियस के डायमीटर की और पूरे एटम के डायमीटर की, एटम के डायमीटर की। एटम का डायमीटर अपॉन न्यूक्लियस का डायमीटर, ये 10⁻⁻8 के रेंज में था, ये आपका 10⁻⁻13 के रेंज में था। इसका वैल्यू जो आ गई वो 10⁵ आ गई। इसका मतलब एटम का जो डायमीटर था वो 1 लाख टाइम था, 1 लाख टाइम्स था न्यूक्लियस के डायमीटर के। इसके अलावा उन्होंने एटॉमिक मास या फिर मास नंबर से आप कहते हैं, मास नंबर और रेडियस में एक रिलेशन निकाला। रेडियस का जो रिलेशन निकाला उन्होंने निकाला 1.33 इंटू 10⁻⁻13 A⁻⁻⁰ सेंटीमीटर। जब वो डेंसिटी कैलकुलेट की उन्होंने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि ये एक स्फीयर था तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4/3 पाई r³, ठीक, और ये हो जाएगा और यहाँ पर मास यानी कि a हो जाएगा। इसका वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन 4/3 पाई r³ कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁻13 का होल क्यूब इंटू ए से ए कट जाएगा। ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए, या फिर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपकी कांस्टेंट, ये आपकी आ गई कांस्टेंट। तो मतलब जो डेंसिटी थी किसी भी एटम की या फिर यूं कह सकते हैं न्यूक्लियस की जो डेंसिटी थी वो इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट अपॉन एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट आप कंसीडर कर लेंगे जो डेंसिटी की वैल्यू रहेगी वो इतनी ही रहेगी, एक कांस्टेंट ही रहेगी। अब एटम और न्यूक्लियस की बात हो गई तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ
एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की। तो एटम का जो वॉल्यूम था वो हो जाएगा आपका, ऑर्डर की मैं खाली बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 10⁻³ में, और ये हो जाएगा आपका इसके 10⁻³ में। यानी कि ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो 10⁻15 के ऑर्डर में आएगी। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो 10⁻15 टाइम्स ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। ठीक, अब हम फिर से उस मॉडल पर बात करते हैं। जो मॉडल था रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड का मॉडल ये था कि एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा, उस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर ये आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स होंगे और साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स होंगे, जिसको कंबाइनली हम कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो जो है न्यूट्रलाइज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। ये r जो है डिस्टेंस बिटवीन हो जाएगी आपकी दो चार्ज के बीच में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, यानी कि mv²/r से। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, r क्या है, रेडियस है ऑर्बिट का, ये इससे बैलेंस होगा। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाई स्पीड में रिवॉल्व करेंगे, बहुत ही हाई स्पीड में रिवॉल्व करते रहेंगे। इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल से भी कंपेयर किया जाता है, प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन प्लैनेटरी मॉडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें और इस मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या क्या डिफरेंस है उन पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। प्लैनेटरी मॉडल और जो हमारा सोलर सिस्टम है और ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का, इसमें क्या क्या डिफरेंस, उन पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम बात करते हैं। तो जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें जो बॉडीज रिवॉल्व करती हैं वो प्लैनेट्स करती हैं। ठीक, जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो मास होता है वो हाई मास होता है। यहां पर जो बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका जो मास है वो लो मास है। इसके अलावा सोलर सिस्टम वाले मॉडल में जो सोलर सिस्टम होता है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट करती है। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह को बैलेंस, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो अनचार्ज बॉडीज होती हैं। वो अनचार्ज बॉडीज होती हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो चार्ज्ड बॉडीज हैं, आपकी चार्ज बॉडीज हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि सोलर सिस्टम में
हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है, हर प्लैनेट का एक यूनिक ऑर्बिट होता है, यूनिक ऑर्बिट होता है। हर प्लैनेट अपना यही यूनिक ऑर्बिट फॉलो करता है। प्लूटो ने इस यूनिक ऑर्बिट वाले रूल को फॉलो नहीं किया था, इस वजह से उसको प्लैनेट की लिस्ट से निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया था। ठीक, अब प्लैनेट्स का जो होता है वो यूनिक ऑर्बिट होता है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि किसी भी ऑर्बिट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। ऑर्बिट में मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। इस कंपैरिजन के बाद अब हम बात करेंगे इस मॉडल के ड्रॉबैक्स के ऊपर। तो हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करती है। रदरफोर्ड मॉडल ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की क्या क्या पोजीशन है, उसके अलावा मॉडल कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो डिफाइन नहीं कर पाए। वो कौन कौन सी चीज़ें थी, ये बात करते हैं उसके ऊपर। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल के अकॉर्डिंग, जब कोई चार्ज बॉडी जब कोई रिवॉल्व करती है तो वो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल के अकॉर्डिंग जब कोई चार्ज पार्टिकल क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रूल के अकॉर्डिंग जब कोई चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि अगर ये आपका प्रोटॉन है या फिर न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कंटिन्यूअसली वो एनर्जी को लूज करेगा, और लूज करते 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 वो यहाँ पर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब ऐसी केस में जो आपका एटम होगा वो आपका स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबिलिटी, एटम आर नॉट स्टेबल। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और एलिमेंट्स भी होता है। तो ये जो रूल था इसके अकॉर्डिंग अगर एनर्जी वो लगातार लूज करता रहेगा रिवॉल्व होते होते, तो उसका ऑर्बिट छोटा होता चल जाएगा, और ऑर्बिट छोटा होते होते वो एक बार न्यूक्लियस के अंदर भी चला जा सकता है। ठीक, इस रूल के अगेंस्ट में रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस रूल को। उनके पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी जो इसके को खिलाफ उसको एक्सप्लेन कर सके, तो ये उनका एक ड्रॉबैक होगा। दूसरा ड्रॉबैक था वो था स्पेक्ट्रम को लेकर। दूसरा ड्रॉबैक था वो था स्पेक्ट्रम को लेकर। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो कंटिन्यूअसली वो एनर्जी को लूज करेगा, और उसका जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन ली गई तो जो ऑब्जर्वेशन आई उसके अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था। उसके थ्रू जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ वो वेल डिफाइंड लाइंस थी, वेल डिफाइंड लाइंस ऑन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर
वेल डिफाइंड लाइंस का फॉर्मेशन हुआ स्पेक्ट्रम में, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। E/m रेशियो की बात कर ली तीनों के, इसका E/m रेशियो मैक्सिमम होता है, इसमें हाइड्रोजन के केस में हमने बात की थी, और इसका E/m रेशियो 0 होता है। इसके अलावा हमने, अगर हम लोग यूनिट चार्ज में रिप्रेजेंटेशन करें तो इसको -1 लिख सकते हैं, इसको +1 लिख सकते हैं, और ये आपका 0 हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन की बात की तो मास ऑफ जो प्रोटॉन था वो इक्वल टू था मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और इसका मास लगभग एक हाइड्रोजन एटम के इक्वल था, एक हाइड्रोजन एटम के इक्वल था। ठीक, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर। तो एक एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मान लीजिए ये आपका एलिमेंट है X, तो यहाँ पर ये आपका जो नीचे Z होगा ये होगा आपका एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो A होगा ये होगा आपका मास नंबर। ठीक, अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो था, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा आपका, एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, और यही जो नंबर होगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी इक्वल होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो होगा A-Z, यानी कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा वो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं मास की। तो जो मास होगा वो किसी भी एटम का, मास जो एटम का होगा वो सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो मास होता है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं, अब हमने एटम का रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि ये आपका एलिमेंट होगा, ये उसका एटॉमिक नंबर होगा, और ये उसका मास नंबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात हो गई। अब हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। पहले हम समझेंगे आइसोटोप्स को, दूसरा इसके बाद हम समझेंगे आइसोबार्स को, इसके बाद हम समझेंगे आइसोटोन्स को, और लास्ट में हम समझेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोटोप्स की बात करता हूं तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल कंसीडर करेंगे क्लोरीन का, क्लोरीन का ये 1735 होता है और क्लोरीन का ये होता है 1737, यानी कि क्लोरीन दो तरह के आइसोटोप्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसका जो एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं हम लोग वो 35.5 लेते हैं। परसेंटेज अबंडेंस दोनों की अलग अलग होती है, इससे आपका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही। तो ये होता है आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का कंडीशन ये होता है कि उसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो रहेगा सेम और मास नंबर रहेगा डिफरेंस। अब हम बात करेंगे आइसोबार की। तो आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार वो स्पीसीज होती हैं जिनका
मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पोटेशियम और कैल्शियम, ये दो एग्जांपल मैंने लिए हैं। इन एग्जांपल में आप देखोगे तो यहाँ इन दोनों का जो मास नंबर है वो दोनों का 40 है, और यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है ये दोनों का अलग अलग है। ठीक, तो ये आपका हो जाएंगे आइसोबार्स। इसके बाद मैं बात करूंगा आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स वो स्पीसीज होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे यहाँ पर कार्बन का और ऑक्सीजन का। इसमें आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो आपको 12 - 6 यानी कि 8 हो जाएंगे। सॉरी, कार्बन का 14 वाला लेंगे आप, ये आपका 8 हो जाएगा। ये आप लोगे तो ये आपका फिर 8 हो जाएगा। कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं अलग अलग, 12, 13, 14। तो यहाँ पर मैं कार्बन का 14 वाला आइसोटोप ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे यानी कि 14 - 6 8 हो जाएगा। यहाँ पर 16 - 8 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाएंगे, तो इसको आप कहोगे आइसोटोन्स। इन तीनों को समझने के बाद हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कंसिडर करो क्लोरीन नेगेटिव और S2-। इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इसमें भी आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये दोनों जो हो जाएंगी हो जाएगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो एक बार मैं आपको कैटायन और एनायन के बारे में फिर से बता देता हूँ। कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के बाद उसका अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एक्सीड कर जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे आप कैल्शियम 2 पॉजिटिव का, उसके अलावा सोडियम पॉजिटिव। कैल्शियम 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 18 और प्रोटॉन्स रहेंगे आपके 20। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर रहेंगे 11 प्रोटॉन्स और यहाँ पर रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखोगे यहाँ पर भी जो है आपका चार्ज प्लस में 2 इंक्रीज है, यहाँ पर प्लस में 1 इंक्रीज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनायंस की। एनायंस क्या होते हैं? ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं। यहाँ पर होता ये है कि इनके आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को लेने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन्स के कंपेयर में और नेगेटिव चार्ज आता है। एग्जाम्पल के लिए कंसीडर करेंगे आप क्लोरीन नेगेटिव, ये नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देखोगे तो 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 16 प्रोटॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें आपके 8 प्रोटॉन्स हैं एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक।